Welcome and very good morning to all. It is the second lecture of Basic Concepts of Thermodynamics. Let's start. कल तक हमने जो है सिस्टम, पाथ, प्रोसेस और जो भी स्टेट, ठीक है, इन चीजों की बात कर ली थी बेसिक कंसेप्ट्स में. आज कुछ नया है, ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे अप्रोच जो कि थर्मोडायनेमिक्स में लगती है. फर्स्ट आती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. माइक्रोस्कोपिक अप्रोच सिंपल सी अप्रोच है. माइक्रो इट मीन्स छोटा. तो जब हम ये कोई सिस्टम है, हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसके अंदर ये कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. तो जब हम किसी सिंगल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को कंसीडर करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है. और सेकंड होती है मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं, जैसे कोई भी सिस्टम के अंदर हमने इतना एरिया ले लिया, तो इनका एवरेज बिहेवियर क्या है. जब इनकी स्टडी करते हैं, जब एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, तो उस अप्रोच को बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो है उसी को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स. और जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है उसे बोला जाता है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स. ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये डिफरेंट नेम से पूछा जाता है कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या होती है. तो कुछ नहीं है, जब सिंगल पार्टिकल के बिहेवियर का हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. और जब ग्रुप और एवरेज बिहेवियर को ले रहे हैं तो उसे बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम. प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, इसके क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो है आपको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाएंगे. प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, प्रॉपर्टी होती क्या है, कोई भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम, जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो सारी क्या होती है, प्रॉपर्टीज. जैसे एग्जांपल प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ, डेंसिटी हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्स्ट्रा एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की प्रॉपर्टीज है. अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये दो टाइप की होती है. एक होती है इंटेंसिव और सेकंड होती है एक्सटेंसिव. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है किस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास ऑफ अ सिस्टम. साइज और मास, ठीक है. इसको कैसे याद रखेंगे, तो इंटेंसिव है इन का मतलब इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, इन कॉमन है. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास होती है. कैसे, वो भी देख लेते हैं. ये कोई हमारा सिस्टम है, ठीक है, इसमें कोई प्रेशर है, कोई वॉल्यूम है, कोई मास है, कोई डेंसिटी है, कोई टेम्परेचर है और कोई वेलोसिटी है, मान लो, ठीक है. ये इतनी प्रॉपर्टीज है सिस्टम के अंदर. अब जब हमने सिस्टम को डिवाइड कर दिया, कोई दो भागों में डिवाइड कर दिया, कहीं से भी डिवाइड किया, तो क्या क्या चीज डिवाइड होगी, मास डिवाइड होगा. यस, कोई इस वाले पोर्शन में रह जाएगा मास m1, इस वाले पोर्शन में आ जाएगा मास m2, इस वाले पोर्शन में आ जाएगा वॉल्यूम v1, इस वाले पोर्शन में आ जाएगा वॉल्यूम v2. बट प्रेशर, क्या प्रेशर चेंज होगा, नहीं. प्रेशर इधर भी P है तो इस साइड भी प्रेशर P रहेगा, तो इस साइड भी प्रेशर कितना रहेगा, P रहेगा. डेंसिटी, अगर यहां पर भी वाटर है, अगर पूरा ही कंटेनर वाटर से भरा था, वाटर को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया बीच में से, ठीक है. तो इधर भी वाटर की डेंसिटी 1000 थी, तो इधर भी कितनी होगी, yes 1000. it means the density is not dependent on size or mass. टेम्परेचर, अगर ये कोई 10 डिग्री पे था तो कट करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि ये 2 डिग्री पे आ जाएगा, वो 8 डिग्री पे, ये भी 10 डिग्री पे रहेगा, ये भी 10 डिग्री पे रहेगा. तो जो प्रॉपर्टीज जब हम डिवाइड करते हैं साइज से या मास से सिस्टम को, तो जो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है उन्हें बोला जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल अभी यहां पर देख ही ले, जैसे प्रेशर हुआ, डेंसिटी हुई,
टेम्परेचर्स हुए, ठीक है, और भी वेलोसिटीज हुई, वेलोसिटीज, ठीक है, एक्स्ट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के। तो इंटेंसिव जब इंडिपेंडेंट होती है तो एक्सटेंसिव क्या होगी, डिपेंडेंट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन साइज और मास ऑफ अ सिस्टम, साइज और मास ऑफ अ सिस्टम, जो डिवाइड करने पर क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, एग्जांपल्स के अंदर आ जाए, मास, वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम यहां पर डिवाइड हुए, एनर्जी, जो इसके अंदर एनर्जी थी और इसके अंदर जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वो क्या क्या आ सकता है इसके अंदर, हीट भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि हीट डिपेंड करती है मास और टेम्परेचर पे। तो चूंकि मास अलग हुआ है तो हीट भी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो हीट आएगी, एंथैल्पी आएगी, एंथैल्पी आएगी, एंट्रोपी आएगी, और ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये सारी एनर्जीज भी जो है ये किस में आती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसी एक्सटेंसिव के अंदर देखते हैं हम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेशियो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लो, एक ऊपर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, एक्सटेंसिव डिवाइडर में अगेन क्या ली प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लाइक कोई भी मास पर यूनिट वॉल्यूम ले जाए, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। और डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी थी, अभी देखा था इंटेंसिव, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, इंटेंसिव हो गई, ठीक है। अगेन लेता हूं मैं एंथैल्पी, एंथैल्पी को डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, एंथैल्पी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो इट मींस अगेन ये क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। सेम मैनर में एंट्रोपी एच से डिनोट करते हैं, पर यूनिट मास इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और आगे जाएंगे आप तो वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर दो तो 1 बाय डेंसिटी बनेगा तो भी इंटेंसिव बन जाएगी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम बनेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कैसी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, लाइक क्या क्या, तो अभी देखा स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, एक्स्ट्रा, ये सारी की सारी किस प्रकार की प्रॉपर्टीज होगी, सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो से मिलकर के बनी और उसको हमने यहां पर प्रूव किया हुआ है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि ये प्रॉपर्टीज है तो प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज जो होती है वो होती है पॉइंट फंक्शन। अभी आगे आएगा पाथ फंक्शन, तो पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा, जब हीट और वर्क की बात होगी तब ये सब क्लियर हो जाएगा। पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या है, जब यहां पर देखा तो यहां पर प्रॉपर्टी क्या थी, कांस्टेंट थी, मतलब कोई भी पॉइंट पे, ये किस पे डिपेंड कर रही है, पॉइंट्स पे। जैसे जैसे हम पॉइंट्स चेंज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसलिए ये किस टाइप का फंक्शन आएगा, पॉइंट फंक्शन। सेकंड, हिस्ट्री पे, पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री क्या है, इंडिपेंडेंट है। पहले क्या थे उससे कोई लेना देना नहीं, अब जो है वो है, तो पास्ट हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू, डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू, ठीक है। जो पूरा पुराना पॉइंट था उस पर कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ते, उसके पूरे फंक्शन से अलग है, नए नए पॉइंट पे नए फंक्शन से अलग है, तो पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगी। थर्ड पॉइंट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होती है, दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये कोई थर्मोडायनेमिक साइकिल है, चलो यहीं पर ले लेते हैं, ठीक है, यहीं पर ले लेते हैं। ये कोई स्टेट 1 थी, कल हमने एग्जांपल देखा था, ये मैं चला कोई स्टेट 2 पे,
ये चला मैं कोई स्टेट 3 पे, ठीक है, और ये मैं इस प्रकार से वापस आ गया, ठीक है। तो मैं इस प्रोसेस से गया था, फिर देन यहां गया और देन यहां गया। तो यहां पर पहले कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि पॉइंट फंक्शन है, तो फर्स्ट स्टेट पे अलग प्रॉपर्टी, सेकंड स्टेट पे अलग प्रॉपर्टी और थर्ड स्टेट पे अलग प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी इन थर्मोडायनामिक साइकिल इज ऑलवेज क्या होगी? देखो, चेंज इन प्रॉपर्टी या चेंज ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी, चेंज इन प्रॉपर्टी इन थर्मोडायनामिक साइकिल। एक थर्मोडायनामिक साइकिल में प्रॉपर्टी चेंज होती है तो क्या होती है वो? तो देखो, पहले 1 पे थी, फिर 2 पे गई तो कुछ चेंज हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे कोई 10 था, यहाँ पर क्या हुआ 20 हुआ, यहाँ पर गई तो कोई 25 हुआ, और अगेन वो आ गई तो वापस यहाँ पर कितना हुआ 10। तो चूंकि चेंज कब बोलते हैं हम? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल को बोला जाता है चेंज, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल को बोला जाता है चेंज। फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना था 10, तो इट मींस ये हमेशा क्या होगी 0। तो हमेशा साइकिल के लिए, थर्मोडायनामिक साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी क्या रहेगी? हमेशा 0। करेक्ट? चलो नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंस। ये भी बेसिक पॉइंट है, इसके बारे में पूरी यूनिट आएगी। बाकी सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। प्योर सब्सटेंस कभी भी सिस्टम में हम कब बोलते हैं? जब वो दो चीजों को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई, ठीक है। फर्स्ट क्या? होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन क्या हो उसके? एक जैसे हो, सॉरी, कंपोजिशन। और सेकंड, होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन। एग्रीगेशन से क्या मतलब है? बॉन्डिंग्स उनकी क्या हो? सेम हो, बॉन्डिंग्स हो उनके बीच में। तो चलो अब एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस से चीजें होती कैसी। चलो फर्स्ट एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने लिए यहां पर वेपर और लिए वाटर ना। वाटर क्या है? H2O। वेपर भी किस फॉर्म में रहती है? वाटर का ही एक टाइप का फॉर्म है, एक टाइप का फेज है। ये भी क्या है? H2O। मतलब केमिकल कंपोजिशंस तो दोनों की क्या है? सेम है, करेक्ट है। सेकंड, केमिकल एग्रीगेशन। देखो यहां पर रेशियो क्या है इसका? 2:1। यहां पर भी रेशियो क्या है? 2:1। इट मींस केमिकल एग्रीगेशन भी क्या है? सेम। तो ये 1 और 2 दोनों को फॉलो करना है, ठीक है। ये किस फॉर्म में था? गैसियस फॉर्म में था। ये किस फॉर्म में था? लिक्विड के फॉर्म में था, ठीक है। तो जब दोनों को सेटिस्फाई किया, इट मींस ये क्या है? प्योर सब्सटेंस। अनदर एग्जांपल लेते हैं। अब अनदर एग्जांपल में क्या लिया मैंने? H2O ना लेते हुए मैंने H2+O लिया, और एक साइड अगेन वापस से ले लिया मैंने वाटर। तो ना अब ये H2O है, ये H2O है, तो यहां पर भी H2+O है, ठीक है, और यहां पर भी H2O है। इसका केमिकल एग्रीगेशन क्या होगा? सॉरी, केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? 2:1। तो 1 को तो इसने क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। बट केमिकल एग्रीगेशन क्या बॉन्डिंग है? इसमें H2 में बॉन्डिंग है, इसमें बॉन्डिंग है नहीं, H2 अलग है और O अलग है। इट मींस बॉन्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग नहीं थी, इसलिए ये क्या हुआ? सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। थर्ड एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर अब हमने लिया कोई H2+O2 और यहां पे अगेन ले लिया वाटर। नाउ H2+O2 क्या? इसका केमिकल कंपोजिशन कितना है? 2:2। हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। कट के ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकता है? 1:1 रेशो था, कट कर दिया। यहां पर क्या है? H2O है, ये H2O है, तो इसका रेशो कितना है? 2:1। यहां 1:1, यहां 2:1। इट मींस 1 को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया और 2 केमिकल एग्रीगेशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो प्योर सब्सटेंस जो है वो फेस पे डिपेंड नहीं करता है कि चाहे वो गैस हो चाहे लिक्विड। अगर ये दोनों चीज सेटिस्फाई कर दी, इट मींस वो सिस्टम किस प्रकार का है या वो सब्सटेंस कौन सा है? प्योर सब्सटेंस है, करेक्ट। नाउ फेस
की बात करी है, क्योंकि इसके अंदर प्योर सब्सटेंस में हमने अभी फेज के बारे में देखा है, तो एक और बेसिक कंसेप्ट आता है फेज पे, गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल, गिब्स ने अपना फेज रूल दिया था, जो कि क्या दिया था, P प्लस एफ इजिकल्स टू सी प्लस टू। अब ये क्या है, तो P हमारे नंबर ऑफ फेजेस, F हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, C हमारे केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। नाउ इसको भी एग्जांपल से लेकर के देखते हैं। चलो अगेन एग्जांपल लिया, ठीक है, कोई फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में क्या क्या चीजें ली, सिर्फ O2 लिया, चलो O2 लिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। फेज कितना है, एक गैस के फॉर्म में है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन कितना है, एक, दोनों चीज एक एक है, इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करो, 1 और 1, तो 3 माइनस का 1, इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। अब वो इक्वेशन में पुट किए। नाउ एग्जांपल नंबर 2, इसके अंदर हम लेते हैं दो चीजें, एक वेपर का फेज लिया, एक वाटर। फेज कितने हैं, 2, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में है, ये लिक्विड के फॉर्म में, तो फेज हो गए हमारे पास 2, बट केमिकल कंपोजिशन दोनों की क्या है, सेम, H2 है, ये भी है, ये भी क्या है, H2, तो केमिकल कंपोजिशन क्या हो गए, 1। अगेन ये वैल्यू को पुट करो यहां पर, 2 और 1, 3 माइनस 2, F इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 1। अनदर थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमने क्या लिया, आइस भी लिया, वाटर भी लिया और वेपर भी लिया, तीनों चीजें ले ली। तो आइस, वाटर और वेपर, मतलब फेज कितने हैं हमारे पास, 3, और केमिकल कंपोजिशन, आइस भी H2O है, वाटर भी H2O है और वेपर भी H2O, इट मींस केमिकल कंपोजिशन कितना है, 1, तो 1 इट मींस 3 और माइनस का 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो रहा है। तो एक ट्रिपल पॉइंट, जो ट्रिपल पॉइंट है, जब हम प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे तब और अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 0, जहां पर तीनों फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। तो एट ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे जैसे फेज इंक्रीज हो रहे थे, फेज देखो यहां पर 1 था, यहां पर 2 था, वहां पर 3 था, वैसे वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तो जैसे जैसे फेज बढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ये सिर्फ बेसिक है प्योर सब्सटेंस का। चलो नेक्स्ट, कल हमने कुछ प्रोसेस देखे थे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताया था, जो सेम पाथ को फॉलो करती हो, ठीक है। ये कोई हमारा ग्राफ था, ये 1 था, ये 2 था, जो सेम पाथ को फॉलो करती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस, और जो जिसके अंदर फ्रिक्शन आ जाता है और वो डिफरेंट पाथ से फॉलो होकर के वापस से आती है, वो होती है हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे ही एक और प्रोसेस होती है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना, इसलिए ताकि इसका और रिवर्सिबल प्रोसेस का कुछ रिलेशन हम बता पाएंगे इससे। देखो सबसे पहले वर्ड का मीनिंग निकालते हैं। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट जनरली, और रेस्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं इक्विलिब्रियम से। रेस्ट कंडीशन में चीजें किस, रेस्ट जब भी सिस्टम कभी रेस्ट में रहता है तो उसकी कंडीशंस किस प्रकार की रहती है, इक्विलिब्रियम टाइप रहती है। तो ठीक है, इट मींस ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस होती है वो जनरली किस में होती है, स्लो मैनर में होती है, ठीक है। और प्रोसेस ऐसी होती है कि 1 से 2, कोई भी 2 से 1 हो चाहे 1 से 2 हो, उसका हर एक पॉइंट किससे होते हुए जा रहा हो, इक्विलिब्रियम स्टेट से पास होते हुए जा रहा हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट से पास होते हुए जा रहा हो थ्रू आउट द प्रोसेस। 1 से 2 जाना है तो एकदम स्लो मैनर में होगी, ताकि हर पॉइंट किससे होते जाए, इक्विलिब्रियम से होते हुए जाए। अब
जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से होते हुए जाएगा उस प्रोसेस को तो हम बोल रहे हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम बोल सकते हैं क्या कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है? कब? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके लिए भी है। देखो, हर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोल सकते, इसलिए क्योंकि हमने इसमें फ्रिक्शन की बात नहीं करी। तो ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नीड नॉट टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, हर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जरूरी नहीं हो कि वो क्या हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, बट फ्रिक्शन लेस, अगर हमने यहां पर बोल दिया कि उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस सभी की सभी किस प्रकार की रहेगी? रिवर्सिबल रहेगी। सारी प्रोसेसेस कैसी रहेगी? अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फ्रिक्शन लेस है तो वो प्रोसेस कौन सी हो सकती है? रिवर्सिबल हो सकती है। इसी का कन्वर्सली कर ले, उल्टा कर ले, तो जितनी भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस है, क्योंकि रिवर्सिबल है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस तो वही होती है जिसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होता, तो सभी रिवर्सिबल, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, सभी रिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक बोल सकते हैं, बट सभी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल नहीं बोल सकते। सिर्फ फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, और वो क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी। देखो, इसका स्टेटमेंट क्या है वो बताते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं हम एक छोटा सा। ठीक है, ये कोई डायग्राम बना लिया। स्टेटमेंट क्या होता है इसका? ठीक है, व्हेन अ बॉडी ए, ये क्या है? ये कोई बॉडी ए है, इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी। ये क्या है? बॉडी बी है। क्या बोला है? बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? इसका टेम्परेचर कोई टी है या टी ए है, जो भी है, टी है, तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा? टी। थर्मल इक्विलिब्रियम कल हमने देखा था क्या होता है? इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट। तो भैया इन दोनों के टेम्परेचर्स क्या है? कांस्टेंट। नाउ बॉडी बी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी सेपरेटली, अलग से, सेपरेटली। देखो, बॉडी ए और बॉडी बी अलग जुड़ी हुई है और बॉडी बी और बॉडी सी क्या है? अलग जुड़ी हुई है। तो इसका टेम्परेचर कोई T1 था तो इसका टेम्परेचर भी क्या हो गया? T1। दोनों आपस में किस में आ गए? थर्मल इक्विलिब्रियम में। ऐसे ही बॉडी बी और बॉडी सी भी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये भी T1 है तो ये भी क्या होगा? T1 होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? देयरफॉर बॉडी ए एंड बॉडी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, आपस में। भाई यही T1 था, यही T1 इसका है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम हो गए। इनका भी टेम्परेचर क्या हो गया है? समान हो गया। अब इसे कैसे देखें? ये बिना कांटेक्ट के दोनों के टेम्परेचर क्या हो गए? समान हो गए। तो इसका सिग्निफिकेंस कहां पर है? इस जीरोथ लॉ का सिग्निफिकेंस कहां पर है? कहां देखने को आपको मिला है जीरोथ लॉ? इसकी एप्लीकेशंस कहां है? तो इसकी एप्लीकेशन, सबसे बड़ी एप्लीकेशन है थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर कैसे? आपको जब भी बुखार आया है, किसी को भी बुखार आया है, तो आपने देखा होगा कि हम उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए क्या लेकर के आते हैं? थर्मोमीटर लेकर के आते हैं। तो ये कोई मेरा थर्मोमीटर है, ठीक है, रफली बना रहा हूं, थोड़ा सा समझ जाना। ये कोई थर्मोमीटर है, ये उसकी क्या है? टिप। ठीक है, ये बार बना हुआ है कोई, और ये डिस्क बना है। इस टिप के अंदर क्या चीज है? मरकरी है,
ये तो सब जानते हैं, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है, जो कि राइज होता है तो हमको टेम्परेचर बताता है। चलो अब हम करते क्या है कि ये जो थर्मोमीटर है इसको हम डालते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो उस बॉडी का, इस बॉडी का टेम्परेचर कहां जाता है, इस टिप पे जाता है। तो बॉडी ए कौन सी होगी, ये बॉडी ए है, और बॉडी बी कौन सी होगी, ये बॉडी बी है। तो बॉडी ए का टेम्परेचर किसको गया, बॉडी बी को गया, और इस बॉडी बी का टेम्परेचर किसको गया, ये जो मरकरी इसके अंदर थी इसको अपना टेम्परेचर दिया उसने, बॉडी बी ने अपना टेम्परेचर किसको दिया, इस बॉडी सी को दिया। ये बॉडी ए बाहर थी, इसने अपना टेम्परेचर इसको दिया, तो ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। और बॉडी ये जो टिप थी इसने अपना टेम्परेचर मरकरी को दिया, तो ये बॉडी सी हो गई। ठीक है, अब इसको टेम्परेचर दिया तो ये धीरे धीरे क्या होने लगी, राइज होने लगी। और इसने कोई भी बता दिया कि 91 डिग्री इसका जो है, सॉरी 91 डिग्री जो है इसका टेम्परेचर है। तो उसने जो टेम्परेचर शो किया वो किसका किया, आपका किया, बी का किया क्या, नहीं, उसने किसका किया, आपका। तो विदाउट कांटेक्ट, आपसे बिना कांटेक्ट के भी उसने किसका टेम्परेचर बता दिया, आपका टेम्परेचर बता दिया। तो ए और सी में कोई कांटेक्ट नहीं था, फिर भी थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों क्या है, आ गए। ये फिनोमिना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जीरोथ के नहीं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जो कि नेचुरल लाइफ में आपको जनरली देखने को मिलते हैं, बट आप उसे समझ नहीं पाते हो। फॉर एग्जाम्पल हेयर का ग्रो होना, ब्लैक से ग्रे होना, व्हाइट होना, ठीक है, एज का बढ़ना, ये सारे जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कारण ही हो रही है। जब इसको डिटेल में देखोगे तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी कि ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कारण ही हो रहा है। चलो नेक्स्ट, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। अब चूंकि थर्मोडायनेमिक जीरोथ लॉ पढ़ लिया है तो कुछ थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल भी पढ़ लेते हैं। थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल, चलो थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है, देखो इस टेम्परेचर के कारण कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती है, किसके अंदर, सिस्टम्स के अंदर। तो जो सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर टेम्परेचर के कारण कोई प्रॉपर्टी चेंज हुई, मान लो विस्कोसिटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो गई, चेंज हो गई, सॉरी डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। टेम्परेचर के कारण क्या चेंज हुआ, ये विस्कोसिटी चेंज हुई। तो हम पहले क्या करेंगे, इस विस्कोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर ये जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले टेम्परेचर के कारण कौन चेंज हुआ, हमने उसको कैलकुलेट किया, देन उसकी हेल्प से हमने किसको कैलकुलेट कर लिया, टेम्परेचर को। तो जो प्रॉपर्टी हेल्प करती है टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए, उन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। और ये कहां देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले इसके लिए कुछ चीजें देखते हैं कि थर्मोमीटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा थर्मोमीटर्स के, बस एक थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। तो थर्मोमीटर्स में सबसे पहले आता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। ये जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होते हैं ये जनरली किस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ये शायद आपने 11th और 12th में पढ़ा हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें रेजिस्टेंस की मदद से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को फाइंड आउट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की मदद से टेम्परेचर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक टाइप की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, किसमें, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में। नेक्स्ट थर्मोकपल, ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही हुए, बेसिक्स जो है वो 11th और 12th में कहीं ना कहीं रह चुके हैं। थर्मोकपल्स जो बेस होते हैं, बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट्स पे, सीबेक इफेक्ट्स। और ये सीबेक इफेक्ट्स क्या होता है, तो आपको पता होगा, कोई भी दो डिसिमिलर मेटल्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, दोनों अलग टेम्परेचर्स पर लेते हैं, उनको ज्वाइन करने के बाद जो एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। और इसी वोल्टेज के थ्रू या इन्हीं ईएमएफ और वोल्टेज के हेल्प से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। तो उन
थर्मोमीटर को बोला जाता है क्या, थर्मोकपल्स। ठीक है, बहुत सारी लैब्स में, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज भी होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर्स को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम में सबसे पहले बात करता हूं मैं, पीवी इज टू एमआरटी। ये एक आइडियल गैस की इक्वेशन है। आइडियल गैस की क्या क्या कंडीशंस होती है वो नेक्स्ट वीडियो में जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और डिटेल्स में जाएंगे तब इसके बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ देख लो कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज टू एमआरटी होती है। कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम इट मींस क्या है, कांस्टेंट है। मास जनरली कांस्टेंट है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली फंक्शन रहता है सिर्फ और सिर्फ किसका, प्रेशर का। इट मींस कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में प्रेशर क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसकी हेल्प से हम किसको कैलकुलेट कर लेते हैं, टेम्परेचर को। ऐसे ही लास्ट आता है कांस्टेंट प्रेशर। जहां वॉल्यूम था वहां पर क्या आ गया, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। ठीक है, अगेन इसमें अप्लाई करो, पीवी इक्वल्स टू व्हाट, एमआरटी। एम कांस्टेंट बोला है, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली किसका रहता है, फंक्शन। टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो इट मींस वॉल्यूम ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है किसमें, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में, जिसकी हेल्प से हम किसको कैलकुलेट कर लेते हैं, टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक टेम्परेचर पे चल रहे हैं, तो टेम्परेचर स्केल क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। चलो, टेम्परेचर स्केल। ठीक है, टेम्परेचर आर जनरली आर्बिटरी रहते हैं, जो कि डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। तो हमको बताना पड़ेगा कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में जो है रिलेशन क्या होता है। तो एक्चुअली जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 1 केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी आपका टेम्परेचर है, प्लस 273.15। ठीक है, ये 273.15 बस। और आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल, आइडियल गैस का टेम्परेचर स्केल, ठीक है, टेम्परेचर स्केल, और केल्विन टेम्परेचर स्केल, केल्विन ही बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, हाँ, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी के लिए आइडियल गैस जो इक्वेशन है हमारी, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, तो इसमें जो टेम्परेचर है उसको हम जनरली किस में लेते हैं, हमेशा केल्विन में लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिक्स अब खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो जरूर देखें, और उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जाएंगे, उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जाएंगे। ठीक है, डन। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस माय चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।